मेरी बेटी ने मुझे अपने घर पर अपने मदद के लिए बुलाया था। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची, दामाद ने मेरी स्वागत सत्कार शुरू कर दिया। एक बार तो आधी रात को दामाद अचानक मेरे कमरे में आया। मेरे बगल में आकर उसने मेरी चादर के ऊपर से हाथ फेरते हुए कहा, सासू मां, आपकी बेटी अब बहुत थकी हुई है, अब वह पुरानी लगने लगी है, अब आप ही मुझे खुश रख सकेंगी। दामाद ने मुझे सांस लेने का भी समय नहीं दिया। वह रात से लेकर सुबह के 3 बजे तक लगातार। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राधिका है और आज मैं आपको अपना और अपनी बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूं, तो दिल को थाम कर सुनिएगा। मेरी बेटी को उसके ऑफिस के काम से घर के कामों के लिए समय नहीं मिल रहा था। एक दिन उसका मुझे फोन आया और उसने कहा, माँ, मुझे घर के कामों में आपकी बहुत जरूरत है, कुछ दिन मेरे पास आओगी क्या? बेटी की चिंता में मैं तुरंत उसके घर चली गई। मुझे देखते ही बेटी से ज्यादा दामाद खुश हो गए। वे मेरी इतनी सेवा सत्कार क्यों कर रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दामाद अचानक से बदल गए थे। मुझे देखते ही मेरी बेटी ने मुझे गले लगाया। उसके पीछे दामाद ने भी मुझे गले लगाया। इससे पहले उन्होंने कभी मुझे इस तरह से गले नहीं लगाया था। अचानक उनमें इतना बदलाव कैसे आ गया, ये मेरी समझ में नहीं आया। जब दामाद ने मुझे गले लगाया तो मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। मेरी बेटी सरिता ने अपने पति के इस व्यवहार पर ध्यान भी नहीं दिया। जैसे ही मैं बेटी के घर पहुंची, उसने मुझसे कहा कि वह मेरे हाथों से बनी उसकी पसंदीदा सब्जी खाना चाहती है। आते ही मैं फ्रेश होकर बेटी के किचन में चली गई। उस रात दामाद और बेटी दोनों बड़े चाव से खाना खा रहे थे। खाना खत्म होते ही सरिता बोली, माँ, आज आपके हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। उसके कहने पर दामाद ने भी हामी भरते हुए कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाया हो। दामाद ने मेरी तारीफ किया तो सरिता ने अपने पति को गुस्से से देखना शुरू कर दिया। वह बोली, सुमित, मेरी माँ के सामने मेरी बुराई मत करो। तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे मैं रोज खाना बनाती ही नहीं हूं। क्या तुम रोज बाहर मेस में खाते हो? उन दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। तब मैंने दोनों को शांत करते हुए कहा, सरिता, छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाओ। दामाद तो बस मजाक में तुम्हारे सामने मेरी तारीफ कर रहे होंगे। वैसे भी रोज तो मैं यहां नहीं रहती, तुम ही अपने पति का ख्याल रखती हो। शायद वे सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हों। मैंने अपनी बेटी से यह कहा क्योंकि मैं दामाद को कुछ कह नहीं सकती थी। खाना खत्म होते ही सरिता हाथ धोकर अपने कमरे में चली गई। मैं डाइनिंग हॉल साफ करने लगी। मेरी मदद के लिए दामाद थे। वे बोले, सरिता को तो कोई परवाह ही नहीं है। माँ, इतने दिनों बाद आप घर आईं, फिर भी वह पहले ही दिन से आपके ऊपर सारा काम छोड़कर मोबाइल लेकर कमरे में चली गई। यही तो रोज का हाल है। दामाद की बात से सहमत होकर मैंने डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाए। तभी दामाद भी मेरी मदद के लिए किचन में आ गए। किचन से जाते वक्त दामाद ने अचानक मेरे हाथ पकड़ लिए। फिर दामाद जी बोले, सासू मां, सच में आपके हाथों में जादू है। आपके हाथ का खाना खाकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। आगे भी मुझे आपके इस तरह के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। मेरा न कोई साला है और न कोई साली। मेरे ससुराल में तो आप ही एक हैं। अब चाहे साला, साली और बहनोई की हंसी मजाक हो या सासू माँ की देखभाल, ये सभी रिश्ते आपको ही निभाने हैं। अब मैं आपको यहां से जल्दी जाने नहीं दूंगा। मुझे दामाद का प्यार समझ में आया, लेकिन इसके पीछे उनका क्या मकसद था, इस पर मैंने ज्यादा गहराई से सोचा नहीं था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। मुझे बेटी के घर आए कुछ ही दिन हुए थे। तभी मैंने महसूस किया कि उन दोनों पति पत्नी के बीच कुछ ठीक नहीं था। लगातार 3 दिन से मुझे रात को उनकी बड़बड़ाहट और दामाद की आवाज उनके कमरे से सुनाई दे रही थी। वह बात प्रेम की तो बिल्कुल नहीं थी। उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ थी, ये मुझे साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब से मैं वहां आई थी मैंने उन्हें कभी साथ में हंसते खेलते नहीं देखा था। एक दिन शाम को सरिता ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसे घर पर देख मैं 2 कप कॉफी लेकर उसके कमरे में चली गई। मुझे उससे थोड़ी बात करनी थी। कॉफी का बहाना लेकर मैं उसके कमरे में गई। मैंने उसके हाथ में कॉफी का कप दिया, लेकिन वह मुझसे बात करने के बजाय मोबाइल में व्यस्त थी। तब मैंने उसका मोबाइल खींचते हुए बोली, सरिता,
क्या मुझे यहाँ बुलाने का मकसद यही है कि मैं तुझे मोबाइल खेलते हुए देखूं? मैं आई हूं और तू मुझसे 2 मिनट भी बैठकर बात नहीं कर रही। अरे 2 शब्द मां से तो बोल, और अगर तुझे बात नहीं करनी तो मुझे तुझसे बात करनी है। जैसे ही मैंने उसका मोबाइल छीन लिया, उसका ध्यान मेरी ओर हो गया। वह बोली, बोलो मां, तुम्हें मुझसे क्या इतना जरूरी बात करनी है? तब मैंने उससे कहा, सरिता, तू खुद को इतनी कूल दिखाती है, क्या सच में तू वैसी ही है? क्या सच में तुम्हारे घर का माहौल इतना कूल है? मेरी बातों पर सरिता के चेहरे पर एक सवालिया निशान उभर आया। वह बोली, मां, तुम क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो बोलना है सीधे बोलो। अब तुम टीचर नहीं हो और ना मैं तुम्हारी स्टूडेंट, जो तुम मुझसे इतने सख्ती से बात कर रही हो। सरिता के कंधे पर हाथ रखकर मैंने उससे कहा, अरे पिछले 3 दिनों से रात को मुझे तुम्हारे कमरे से तुम दोनों की बड़बड़ाहट सुनाई दे रही है। क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है? अभी तुम्हें बच्चा भी होना है। अभी से ही तुम्हारे बीच अनबन शुरू हो गई है। अभी तो तुम्हें साथ में पूरा जीवन बिताना है। ये सही तरीका नहीं है। मेरी बातों का जवाब देते हुए सरिता बोली, मां, मुझसे कहने के बजाय समीर से कहो, क्योंकि हमेशा वही झगड़ा शुरू करता है। उस दिन भी देखा ना, कैसे वह खाने की टेबल पर मुझे कुछ भी बोल रहा था। फिर वह बोली, मां, अब तुम ही बताओ, मैं ऑफिस में भी थक जाती हूं, ऊपर से घंटों ट्रैफिक में फंसकर घर आना पड़ता है। अब 3 दिन से तुम घर आई हो तो मुझे थोड़ी राहत मिली है, नहीं तो रोटियां बेलते वक्त भी मेरी आंख लग जाती थी। अब इतनी थकान के बाद भी मैं समीर को कैसे समय दूं? समीर तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, और वैसे भी तुम्हें यहां बुलाने का आइडिया उसी का था। वह कह रहा था कि सासू मां के आने से तुम्हें भी थोड़ा आराम मिलेगा। तुम यहां आई हो तो उसकी खाने की शिकायतें भी थोड़ी कम हो गई हैं। नहीं तो हर बात में ये ऐसा और वो वैसा ही चलता रहता था। तुम्हें बुलाने से पहले वह कह रहा था कि जब मेरी सासू मां आएंगी तो मैं उनसे सारी ख्वाहिशें पूरी करवाऊंगा। अब तुम्हारे दामाद को तुमसे क्या ख्वाहिशें पूरी करवानी है, ये तुम ही देख लो। उसकी शिकायतों से तो मुझे थोड़ी राहत मिल गई है। सरिता की बातें सुनकर मुझे लगा कि सच में उसे काम से समय नहीं मिल पाता होगा, इसलिए समीर को खाने पीने की परेशानी हो रही होगी, और शायद इसलिए उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए बुला लिया होगा। लेकिन दामाद को मुझसे और भी ख्वाहिशें पूरी करवानी थीं, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। सरिता की बातें सुनकर मुझे लगा कि उनके बीच सामान्य झगड़े हैं जो वे खुद सुलझा लेंगे, इसलिए आगे मैंने सरिता को और नहीं समझाया। जैसे ही मैं उसके कमरे से बाहर निकली, मुझे दामाद की गाड़ी का आवाज सुनाई दिया। उस दिन समीर भी जल्दी घर आ गए थे। उन्हें घर में देखकर मैंने कहा, आज आप जल्दी आ गए, चलो अच्छा हुआ। आज तुम दोनों बाहर जाकर डिनर कर लो, घर में संभाल लूंगी। उन्हें थोड़ा बाहर घूमने फिरने का मौका मिलेगा, इसलिए मैंने उन्हें डिनर के लिए बाहर जाने को कहा। लेकिन दामाद ने कहा, सासू मां, होटल जाने की जरूरत नहीं है। आज मेरे बॉस का 50वां जन्मदिन है। बॉस ने जन्मदिन के मौके पर एक 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है और हमें खास तौर पर उस पार्टी में बुलाया गया है। समीर की बात सुनकर मैंने कहा, अरे वाह, तो फिर तुम दोनों जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ और साथ में पार्टी में जाओ। तब दामाद जी बोले, सासू मां, हम दोनों अकेले नहीं जाएंगे। बॉस ने पूरे परिवार को बुलाया है और आप भी हमारे परिवार हैं, इसलिए आप भी हमारे साथ चलो। तब सरिता भी मुझसे जिद करने लगी। उसने कहा, मां, घर पर तुम अकेले बैठी क्या करोगी? तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। एक तो जब से तुम यहाँ आई हो, मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने भी नहीं ले जा पाई। मैं छुट्टी लूंगी तो लूंगी, पर अभी तो तुम हमारे साथ बाहर चलो, कम से कम तुम्हारा भी मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। उन दोनों का इतना जोर बढ़ गया कि मुझे भी उनके साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ा। मैं हमेशा कहीं भी जाती थी तो अपने साथ 1-2 पार्टी वियर कपड़े रखती थी। इस बार भी मैंने पिंक रंग की नेट वाली साड़ी साथ रखी थी। मैंने वही साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार होकर कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई, दामाद मुझे लगातार देखने लगे। वो मुझे ऊपर से नीचे तक नजर फेरने लगे। उन्होंने कहा,
आज आपको सासू माँ कहने में मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि आप किसी भी तरह से उम्र दराज नहीं लग रही हैं। आज तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हैं। दामाद की बातों पर मुस्कुराते हुए मैं बाहर गाड़ी के पास चली गई। कुछ देर बाद घर को लॉक करके बेटी और दामाद भी बाहर आ गए। दामाद मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन सरिता का ध्यान उस पर नहीं था। लेकिन जैसे ही पार्टी में गए और दामाद के बॉस हमारे पास आए, उन्होंने मुझे देखकर समीर से कहा, समीर, तुम्हारी साली तो बहुत ही सुंदर है। इस पर समीर कुछ बोलते उससे पहले ही सरिता बोली, बॉस, ये समीर की साली नहीं है, ये तो माँ है, ये समीर की सास है। हमारे रिश्ते को सुनकर बॉस चौंक गए। उन्होंने कहा, आपकी खूबसूरती और जवानी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आप सासू माँ हो सकती हैं। बॉस ने अपनी गलती स्वीकारते हुए मुझसे माफी मांगी और वहां से चले गए। बॉस के जाते ही दामाद मेरी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, सच में सासू माँ, आज तो आप सरिता से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। सच में पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए। ऐसा कहकर दामाद ने मेरे हाथ पर ताली मारी और हंसने लगे। लेकिन उनकी इस मजाक पर सरिता गुस्से से मेरी ओर देखने लगी। अब मुझे धीरे धीरे दामाद की नजरों का एहसास होने लगा था। कुछ देर बाद हम घर जाने के लिए निकल पड़े। घर पहुंचते ही सरिता और मैं एक साथ गाड़ी से उतरे। गाड़ी से उतरते ही सरिता ने मुझसे कहा, माँ, आज के बाद तुम्हें इतना सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा अपनी उम्र के हिसाब से रहना सीखो। गुस्से में तीखे शब्द बोलते हुए सरिता पैर पटकती हुई घर के अंदर चली गई। मुझे उसका गुस्सा कुछ समझ नहीं आया। असल में मुझे तो किसी भी बात पर गुस्सा आने का सवाल ही नहीं था। फिर भी सरिता मुझसे नाराज होकर पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई थी। नादान लड़की सोचकर मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और घर में जाकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर मैंने रात में सोने के लिए नाइट गाउन पहन लिया। रोज की तरह सोने से पहले मैंने अपने हाथ पैरों पर बॉडी लोशन लगाया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दामाद थे। हमारी नजरें मिलते ही दामाद ने कहा, सासू माँ, अंदर आ सकता हूं। ये घर उनका ही था, फिर भी वो कमरे में आने के लिए मुझसे अनुमति ले रहे थे। मैंने कहा, ये घर तो आपका ही है, मेरी अनुमति लेने की क्या जरूरत, आप यहां कभी भी आ जा सकते हो। फिर हंसते हुए दामाद कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, सासू माँ, सच में आज आप बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे तो मैं आपको कभी यह कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था कि आप आज भी जवान और खूबसूरत दिखती हैं। कभी कभी सच में आपको सासू माँ कहने में मुझे शर्म महसूस होती है। कभी कभी तो आपको नाम से बुलाने की इच्छा होती है। सच में आप सरिता की बहन जैसी लगती हैं। बाहर कुछ समय पहले सरिता ने जो गुस्से में आपको कहा, वह सब मैंने सुना। उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और हाँ, एक जरूरी बात यह है कि सरिता की बातों को दिल पर लेकर आप अपना रहन सहन बिल्कुल मत बदलिए। आप जैसी हैं बहुत अच्छी हैं। दामाद के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। अगर 45 साल की किसी महिला की तुलना 21 साल की जवान लड़की से की जा रही हो, तो जाहिर है वह महिला खुश होगी ही। उस समय मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। दामाद की प्रशंसा पर मैं शर्मा गई थी। उस दिन के बाद दामाद की हदें बढ़ने लगी। 4 दिन बाद मुझे अपनी बेटी के कमरे से उनकी बहस की आवाजें सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर झांकते हुए वह सब सुन रही थी। तभी दामाद कमरे से बाहर आते दिखे। दामाद को बाहर आते देख मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे की लाइट बंद करने ही वाली थी कि समीर मेरे कमरे में आ गया। वो काफी गुस्से में लग रहा था। मैंने उसे एक गिलास पानी दिया और पूछा, सब ठीक तो है ना? इस पर दामाद बोले, सासू माँ, आपकी बेटी और आप में कितना फर्क है। शादी के बाद पति से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे कैसे खुश रखना चाहिए, आपने सरिता को कुछ भी नहीं सिखाया। जब भी मैं उसके पास जाता हूं, वह मुझसे एक ही बात कहती है कि मैं बहुत थक गई हूं। आपकी बेटी अब पूरी तरह बूढ़ी दिखने लगी है। उसके सामने आप जवान लगती हैं। कहां आपकी जवानी और कहां सरिता की समय से पहले आई बुढ़ापा। मैंने शांत रहकर समीर की सारी बातें चुपचाप सुनी। उनकी बातें खत्म होते ही मैंने उसे समझाते कहा, दामाद जी, आप गुस्सा मत कीजिए। सरिता अपने ऑफिस के काम में पूरी तरह थक जाती है।
इसलिए वह थोड़ी परेशान हो गई है। कुछ दिन आप दोनों बाहर घूमने चले जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम की भाग दौड़ में खुद के लिए भी समय निकालना जरूरी है। इस पर दामाद बोले, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी बेटी को ऑफिस से छुट्टी लेने की इच्छा होगी, तभी मैं भी उसके साथ कहीं जा सकूंगा। मैंने फिर से दामाद को समझाया और उनके हाथ में पानी का गिलास दिया। दामाद से बात करते हुए अनजाने में मेरा हाथ उनके पैर पर रख दिया गया। अचानक दामाद ने अपने पैर पर रखा मेरा हाथ अपने हाथ से पकड़ा और मेरे हाथ से गिलास को एक ओर रखते हुए दूसरे हाथ से मेरे चेहरे से बाल हटाकर बोले, सासू माँ, आप सच में बहुत सुंदर हैं। आपको देखकर तो सरिता को देखने की इच्छा ही नहीं होती। कहाँ आपके चेहरे का तेज और कहाँ सरिता की झुर्रियां। दामाद मेरे सामने मेरी बेटी की बुराई कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा, आप मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन जिस लड़की के बारे में आप बुरा भला कह रहे हैं वह मेरी बेटी है, ये मत भूलिए। दामाद बोले, सासू माँ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, जो सच है वही कह रहा हूं। अब सरिता बूढ़ी दिखने लगी है तो क्या करूं? आपके सामने वह सच में फीकी पड़ती है। आपकी सुंदरता बेहद मनमोहक है। बोलते बोलते दामाद की नजर मुझ पर टिकने लगी थी। तब मैंने उनसे कहा, अब काफी रात हो गई है, आपको जाकर सो जाना चाहिए, नहीं तो सरिता यहाँ आ गई तो वह और नाराज हो जाएगी। मैंने दामाद को जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर किया, नहीं तो वह रात भर मेरे कमरे में ही बैठे रहते। खैर, जो भी हो, लेकिन समीर ने मेरी जो प्रशंसा की वह मुझे बहुत पसंद आई। अगले दिन शाम को जब दामाद ऑफिस से घर आए तो उन्होंने कहा, सासू माँ, कल मुझे 2 टिफिन पैक कर दीजिए, और वो भी भरकर। जब से आप मेरा टिफिन बना रही हैं, ऑफिस में मेरी क्रेडिट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मेरे दोस्त रोज मेरे टिफिन की तारीफ करते रहते हैं, और आज तो मेरे बॉस ने भी मेरी तारीफ की। सबको लगा कि मेरी पत्नी ने इतना अच्छा खाना बनाया है, लेकिन मैंने सबका भ्रम दूर कर दिया और उन्हें बताया कि यह जादू मेरी पत्नी के हाथों में नहीं, बल्कि मेरी सासू माँ के हाथों में है। कल मेरे बॉस ने आपसे टिफिन मांगा है, और हाँ, टिफिन के साथ आप भी अच्छे से तैयार रहिएगा, क्योंकि बॉस ने आपको भी मिलने के लिए बुलाया है। मेरे दोस्तों को भी आपसे मिलने की इच्छा है। दामाद मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तभी सरिता वहीं बैठी थी। बातें करके समीर डाइनिंग हॉल से बाहर चले गए। मैं भी किचन में रात का खाना बनाने जाने लगी। तभी सरिता ने कहा, माँ, तुम्हें अपने दामाद के सामने ज्यादा कूल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें उसी दिन समझाया था कि तुम्हें अपनी उम्र के हिसाब से रहना चाहिए। अब ना तुम नौकरी करती हो, ना पापा है, तो तुम्हें इन सब नखरों की क्या जरूरत है। कल तुम समीर के ऑफिस जा ही रही हो तो एकदम साधारण और सादगी से जाओ। मुझे तुम्हारा यह टाप टिप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी अपनी बेटी मुझ पर हुक्म चलाने लगी थी। उस समय मुझे सरिता की बातों पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, सरिता, उस दिन मैंने तुम्हें बच्चा समझकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। याद रखना, मैं तुम्हारी माँ हूं, ये मत भूलना। मुझसे बात करते समय अपनी जुबान का ख्याल रखो। एक बात तो तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मुझे हमेशा से टाप-टिप रहने की आदत है। मैं अपनी आदत किसी के कहने से नहीं बदलूंगी। इंसान जितना अच्छा रहता है उतना ही फ्रेश दिखता है, यही मेरा मानना है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं अपनी रहन सहन नहीं बदलने वाली। अगर किसी को बदलना है तो तुम खुद को बदलो, अपना चिड़चिड़ा स्वभाव बदलो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरी ही बेटी हो या नहीं। उस दिन पहली बार मैं अपनी बेटी से इतने गुस्से में बात कर रही थी। इससे पहले सरिता ने भी कभी मुझसे इतने कटु शब्दों में बात नहीं की थी, इसलिए उससे गुस्सा होकर मैं किचन में चली गई। उस रात खाना खाते समय भी मैंने किसी से बात नहीं की। अगले दिन दोपहर के 1 बजे के बाद मुझे मेरे दामाद का फोन आया, तो मैं तैयार होकर उनके ऑफिस जाने के लिए निकली। शाम को मैं और समीर साथ ही घर लौटे। मुझे और समीर को साथ देखकर सरिता और भी ज्यादा नाराज हो रही थी। अब मुझे उसकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपने पति को भी खुश नहीं रख पाई थी। मैंने भी अब उससे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखी थी। लेकिन इधर मेरे दामाद अब मुझसे बहुत अच्छे से पेश आने लगे थे। हर 2-3 दिन में वो मुझसे कहते कि उनके ऑफिस में उनके दोस्तों ने
या कभी उनके बॉस ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। उस दिन भी सुबह नाश्ता करते समय दामाद ने मुझसे कहा, सासू माँ, घर के सारे काम जल्दी निपटा लीजिए क्योंकि आज भी आपको ऑफिस जाना है। मैंने उनकी बात पर सहमति जताई। जैसे ही समीर ऑफिस के लिए निकले, सरिता ने मुझे घेर लिया। उसने कहा, माँ, मैं कुछ दिनों से देख रही हूं, रोज तुम अपने दामाद के ऑफिस जा रही हो, शाम को उनके साथ हंसती खेलती घर लौटती हो। अब भी तुम दोनों में सास दामाद का रिश्ता बरकरार है या फिर सीमाएं पार हो गई हैं? उस समय सरिता कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मैंने उस पर जोर से चिल्लाई, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझ पर चिल्लाने की बजाय एक बार यह सोचो कि तुम्हारा और तुम्हारे दामाद का रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा है। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो तुम यहां से जा सकती हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे आंसुओं की परवाह किए बिना सरिता ऑफिस चली गई। उसके बाद 5 घंटे बीत गए, लेकिन मैं अपने कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। समीर के लगातार फोन आ रहे थे, लेकिन मैंने फोन उठाने से इनकार कर दिया। 5 घंटे बाद मैंने खुद को संभाला और अपना बैग पैक करने लगी। जैसे ही मैं सरिता के घर से निकलने लगी, दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि बाहर मेरा दामाद गाड़ी पार्क कर रहा था। मुझे अचानक जाता देख उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे घर के अंदर ले आए। कमरे में पहुंचते ही समीर ने मेरा बैग खाली कर दिया। वह बोले, सासू मां, ये क्या हो रहा है? आप बिना कुछ कहे यहां से क्यों जा रही हैं? मैंने उन्हें सरिता की बात कुछ नहीं बताई। मैंने कहा, मेरे कारण शायद आपके रिश्ते में दूरियां आ रही हैं। अब मुझे भी यहां आए काफी दिन हो गए हैं। मैं अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहती। आप अपने जीवन में खुश रहिए, अब मुझे यहां से जाना चाहिए। मैं फिर से अपना बैग पैक करने लगी। तभी दामाद ने मुझे अपनी ओर घुमाए। फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, सासू मां, जरूर सरिता ने आपको कुछ बुरा भला कहा होगा। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि उसकी बातों पर ध्यान न दे। वह मूर्ख है, उसे खुद को संभालना नहीं आता। मुझे तो लगता कि आपकी बेटी आपसे जलने लगी है। जो लोग जलते हैं वे दुआ नहीं देते, इसलिए आपको भी बेफिक्र होकर ठाठ से रहना चाहिए। समीर मुझे हंसाने की कोशिश करने लगे। मेरी आंखों में आंसू देखकर उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कहा, किसी की बातों से इतना हताश मत होइए, मैं आपके साथ हूं। उनके बोलने में एक अलग ही प्यार था। उस दिन के बाद से रोज रात को जब सरिता सो जाती, समीर मेरे कमरे में आने लगे। अब उनका मेरे कमरे में आना मुझे खटकता भी नहीं था, क्योंकि हमारा रिश्ता एक अलग ही मोड़ पर जाने लगा था। अब समीर मेरे सिर्फ दामाद नहीं रहे। 4-5 दिन से समीर मेरे कमरे में आ रहे थे। कुछ दिन बाद अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि अगर सरिता को यह सब पता चल गया तो, इसलिए मैं समीर के सामने यह सवाल रखी। मैंने कहा, समीर, तुम रोज रात को सरिता की नजरों से छुपकर मेरे कमरे में आते हो, लेकिन क्या तुम पक्का करते हो कि वह गहरी नींद में होती है? अगर तुम्हारी लापरवाही के कारण सरिता अचानक मेरे कमरे में आ गई और उसने यह सब देख लिया तो क्या होगा? इस पर समीर ने कहा, सासू मां, कभी न कभी हमें इस स्थिति का सामना करना ही होगा। जो काम मेरी पत्नी को करना चाहिए था वह आपने किया, इसमें आपकी क्या गलती है? उसे वक्त रहते सब कुछ समझना चाहिए था। अब वक्त उसके हाथ से निकल गया है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपके चेहरे पर भी झुर्रियां आने लगेंगी। आप चिंता मत करें, बस सरिता के सामने इस रिश्ते को स्वीकार करने का साहस रखिए। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक सरिता कमरे में आ गई। मैंने उसका नाम लिया ही था कि वह वहां मौजूद हो गई थी। हम दोनों सास और दामाद एक दूसरे को देखने लगे। सरिता तो हमें साथ देखकर हमारी ओर बस देखती ही रह गई थी। उसने कहा, मुझे तुम दोनों पर पहले ही शक हो गया था। समीर, तुम्हें क्या लगा कि तुम रोज रात को मुझे चकमा देकर जाते हो और मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं चलता? मैं तो बस मौके का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना था। अब तो मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं और तुम्हें इस हालत में भी देख लिया है। सरिता बोल ही रही थी कि तभी समीर का फोन बजा। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर पहले जब वह मुझे समझा रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। कुछ ही मिनटों बाद वह एक शख्स को लेकर कमरे में वापस आया।
वह तीसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि समीर का बॉस था। उसे आधी रात को घर में देखकर सरिता चौंक गई। उसने बॉस की ओर देखकर कहा, आप इस समय यहां कैसे? बॉस आश्चर्यचकित होकर सरिता को देख रहे थे। तब सरिता बोली, आप यहां क्यों आए हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे अब एक गवाह मिल गया है। वह बॉस के सामने मेरे और मेरे दामाद के रिश्ते के बारे में बकवास करने लगी। तभी समीर के बॉस यानी रघुवीर जी सरिता की ओर देखकर बोले, सरिता, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है तुम अपनी माँ और अपने पति के बारे में क्या कह रही हो? अब तो सरिता और भी ज्यादा बकवास करने लगी। तभी समीर उस पर चिल्लाया। उसने कहा, मैं अभी तक सब सुन रहा था। मुझे पता था कि तुम समझदार नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन अब तुम बॉस के सामने कुछ भी बकवास करने लगी हो। शायद अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। मैं समीर को शांत रहने के लिए कह रही थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वह बोला, माँ, अब और कितने दिन आप यह सब बातें छुपाकर रखेंगी? इस तरह मन मारकर जीवन को सुखमय नहीं बनाया जा सकता। जीना है तो खुले दिल से जियो। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई अपराध नहीं किया। समीर ने सरिता से कहा, सरिता, पिछले कुछ दिनों से मैं इस कमरे में आ रहा हूं, ये सच है। लेकिन मैं इस कमरे में क्यों आ रहा था, इसका कारण वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। इसका असली कारण कुछ और ही है। मैं यहां इसलिए आता था ताकि अपने बॉस को तुम्हारी माँ के कमरे में सुरक्षित छोड़ सकूं। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं बल्कि मेरे बॉस होते थे। जिस दिन हम बॉस के जन्मदिन की पार्टी में गए थे, उस रात जब हम पार्टी से घर लौटे थे, तो मैंने तुम्हारी माँ को उनके कमरे में रोते हुए देखा था। उसी रात बॉस ने मुझसे तुम्हारी माँ का फोन नंबर भी लिया था। उस रात बॉस बार बार तुम्हारी माँ को फोन कर रहे थे। उस रात जब मैं अचानक तुम्हारी माँ के कमरे में गया, तो मैंने उनके फोन में बॉस के कई मिस्ड कॉल देखे। अगले दिन मैंने बॉस से इस बारे में पूछा, तभी मुझे सच्चाई पता चली। एक समय था जब तुम्हारी माँ और बॉस एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इतना ही नहीं, उन दोनों के बीच प्यार भी था, लेकिन घर वालों के दबाव के कारण वे अपना जीवन एक साथ नहीं बिता सके। पर किस्मत ने 30 साल बाद उन्हें एक बार फिर से आमने सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारी माँ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बॉस की वजह से मुझे उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला। तब से मैंने जानबूझकर कभी दोस्तों का बहाना बनाया तो कभी बॉस का, ताकि तुम्हारी माँ और बॉस को एक दूसरे से मिलवा सकूं। धीरे धीरे मैंने तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी देखनी शुरू की। वह भी अपना पुराना रिश्ता जीने लगी, लेकिन तुमने इसे गलत समझा और माँ पर गलत आरोप लगाए। तुम्हारे आरोपों के बाद तुम्हारी माँ ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। तब से मैंने इस प्रेमी जोड़े की मुलाकात अपने घर में ही करानी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ जानती थी कि तुम इस उम्र में उनके और बॉस के रिश्ते को स्वीकार नहीं करोगी, इसलिए उन्होंने कभी तुमसे खुलकर बात नहीं की। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने देना चाहिए। सरिता बोली, समीर, तुम मेरी माँ को उनके प्रेम से मिलने के लिए इतना प्रयास कर रहे थे। तुम दामाद होकर भी कोई आपत्ति नहीं कर रहे थे और मेरी माँ को एक बार फिर से जीने का मौका दे रहे थे। मैं आगे बढ़ी और सरिता से आंसू भरी आंखों के साथ बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे इस उम्र में यह सब नहीं करना चाहिए था। मुझे रघुवीर से फिर से नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन तू चिंता मत कर, सुबह होते ही मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं रघुवीर से कभी नहीं मिलूंगी। इस उम्र में मुझे यह बातें तुम्हारे मुंह से सुनने से पहले ही मैं यहां से चली जाती हूं। मेरी आंखों में आंसू देखकर सरिता बोली, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं, ना मैंने कभी तुम्हारे अकेलेपन को महसूस किया। अब वो समय तो बीत गया, पर अगर तुम मेरे लिए जी सकती हो तो फिर मैं तुम्हारी खुशी में क्यों नहीं शामिल हो सकती। तुम्हारे समय में दादा ने तुम्हारी शादी नहीं होने दी होगी, लेकिन अब मैं उनके नक्शे कदम पर नहीं चलूंगी। मैं तुम्हें और बॉस को आपके आगे के जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। बॉस मुझे मेरे पिता के रूप में स्वीकार है। बेटी की सहमति सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। रघुवीर भी मेरी तरह ही अपने जीवन में अकेले थे। अगले 3 दिनों के भीतर मेरी और रघुवीर की रजिस्टर्ड मैरिज
मेरी बेटी और दामाद की मौजूदगी में हो गई। शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एक बेटी ने अपनी मां की विदाई की थी। मेरी विदाई के समय मैंने सरिता को एक सीख दी। मैंने उससे कहा, सरिता, पैसा सब कुछ नहीं होता, इसीलिए हमेशा पैसे के पीछे भागना छोड़कर कभी अपने परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए। कर्तव्यों से भागकर ना तो जीवन पूरा होता है, ना ही खुशियां मिलती हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। सरिता ने मुझसे वादा किया कि आगे से वो अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे नहीं हटेगी। मेरी विदाई होते ही सरिता ने पूरे 20 दिनों की छुट्टी ली। शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी और दामाद एक बार फिर हनीमून पर गए। तो दोस्तों, शादी और प्यार की कोई उम्र नहीं होती। जहां दिल मिलते हैं वहीं रिश्ते भी अपने आप बन जाते हैं। बस जरूरत होती है एक दूसरे को समझने की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन ऑन कर ले, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।